हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोक वाद्य यंत्र। आपको पता ही है जनजातियों पे बात करते हैं हम लोग आ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स खत्म करने के बाद फाइनली हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने बात करनी है लोक वाद्य यंत्र। इसके आगे और टॉपिक्स है जो कि इंटरेस्टिंग है बहुत, जो कि आपका वन या फिर 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लोक वाद्य यंत्र देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लोक वाद्य यंत्र देखेंगे। सबसे पहले तो यह जनजाति क्षेत्र में जो लोक वाद्य यंत्र है वो संगीत शास्त्र के अनुसार, ठीक है, पहली लाइन तो यही होनी चाहिए आपकी। लोक वाद्य यंत्र है ये संगीत शास्त्र के अनुसार 4 भागों में विभाजित है, ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आपका रहेगा तत्वाद्य यंत्र, ठीक है, तत्वाद्य यंत्र, इस पे हमने बात करनी है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं और उसके एक्सप्लेनेशंस पे जाएंगे। तो उसके बाद सेकंड रहेगा आपका वितत, ठीक है, वितत वाद्य यंत्र, ठीक। उसके बाद तीसरा आपका रहेगा घन, ठीक है, घन वाद्य यंत्र, इसको लिख लेंगे। उसके बाद आपका लास्ट रहेगा सुशीर, सुशीर वाद्य यंत्र। इन चारों पे हमने बात करनी है और इसके जो एग्जाम्पल्स है उसको अच्छे से हमें याद करनी है। तो बिल्कुल आप पेन काफ़ी उठा के तैयार हो जाएंगे और एक एक करके लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया है। अब पहले हम लोग बात करेंगे जो कि रहेगा आपका तत्वाद्य यंत्र पे, ठीक है। उसके बाद वितत पे बात करेंगे, धन वाद्य यंत्र पे बात करेंगे और फाइनली आपका सुशीर पे बात करेंगे। तो ये वाद्य यंत्र वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं तत्वाद्य यंत्र से। देखते रहेंगे, बिल्कुल चीज़ों को नोट करते रहेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। तो तत्वाद्य यंत्र जो है सबसे पहले तो आपका रहेगा कि यह तार से बनाई जाती है, ठीक है, या फिर तार से निर्मित वाद्य यंत्र होती है, जिसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स पे हम जाएं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इसको आपको एक एक करके देखना होगा और आपको याद इसे करना होगा और लिख लिख के इसे पढ़ने में आपको आसानी होगी ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले देखेंगे धनकुल, ठीक है, धनकुल तत्वाद्य यंत्र, इसको पूरा नाम रहेगा धनकुल। दूसरा रहेगा आपका किकरी, ठीक है। तीसरा रहेगा किनरेली, इसको आप लिखते जाएंगे। पहला मैंने कहा है धनकुल, दूसरा मैंने कहा है किकरी, तीसरा मैंने कहा है किनरेली। उसके बाद चौथा देखेंगे, ठीक है, किर्गिज, ठीक है, किर्गिज। उसके बाद देखेंगे कुंजांड, ठीक है, कुजाड़ है एक्चुअल में ये। तो धनकुल, किकरी, किनरेली, फिर कुजाड़, किर्गिज हो गया, कुजाड़ हो गया, फिर यही लिखना है आपको टोहेली, ठीक है। और ये जो इधर लिखा रहा हूँ ना, चारों को आपको एक साथ लिखना है। 3 तो हो गया, एक यहाँ लिखेंगे आपका डुम्भीर, ठीक है, इसको एक साथ लिखना। इसके भी एक कारण है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसके अलावा आपको और याद रखना है, एक रहेगा आपका राम बाजा, ठीक है, राम बाजा, और एक चीज रहेगा आपका ढूसीर, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो लिखेंगे राम बाजा है और ढूसीर है। तो अब तक धनकुल, किकरी, किनरेली, किर्गिज, कुंजाड़, टोहेली, डुम्बीर हो गया, राम बाजा और ढूसीर पे बात कर मतलब लिख लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं इधर कचटो हेडोर, इसको आपको याद रखना है, कचटो हेडोर। फिर आपका रहेगा पकटो हेडोर, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे जो आपका किकरी है, किनरेली है, राम बाजा और ढूसीर है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, आप सिर्फ इसके नाम याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। अब देखते हैं किर्गिज, कुंजाड़ हो गया, टोहली हो गया और आपका डुम्भीर हो गया, ठीक है। ये चारों देखेंगे मुड़िया, ठीक है, मुड़िया एवं माड़िया, मुड़िया एवं माड़िया जनजाति में प्रचलित है। बस ये चारों को लिखना है, जो किर्गिज, कुंजाड़ हो गया, टोहली हो गया और डुम्भीर। क्या कहा मैंने? किर्गिज, कुंजाड़ और फिर आपका टोहली और फिर डुम्भीर। ये जो चारों है ये मुड़िया एवं माड़िया जनजाति में प्रचलित है। इसका काम खत्म हो गया। अब राम बाजा डूसीर तो आपको याद रखनी है। कचटो हेडोर और पकटो हेडोर देखेंगे, ये दोनों, ठीक है, इसलिए मैं इसको साथ साथ में लिखा हूं। ये दोनों घोटुल में, ठीक है, घोटुल में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। यहां तक एकदम क्लियर। तो हमने सब पे बात कर ली है। अब धनकुल को विशेष तौर पे पढ़ना है क्योंकि यह अलग अलग इसके डायमेंशन है, अलग अलग इसमें बातें हैं जो आपको याद करनी होगी। तो ये तो रहा इसके एग्जाम्पल के बारे में जो आपको याद करनी ही पड़ेगी और याद करना ही होगा, तभी आपका काम चलेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। धनकुल में देखेंगे
सबसे पहले धनकुल दो शब्दों से बना है जो कि है धन प्लस कुल, ठीक है, इस प्रकार ये धनकुल बना है। अब ये धन वर्ड है, ठीक है, ये धन शब्द है, ये आया कैसे, तो ये हल्बी भाषा के, ठीक है, हल्बी शब्द है, हल्बी भाषा के शब्द, ठीक है, धनु से आया है, ठीक, जिसका अर्थ होता है धनुष। यहां तक कोई दिक्कत? ये मेंस में आपको एलिब्रेट करने हो सकता है, इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, आपको बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो धन प्लस कुल से बना है, जो धन शब्द है हल्बी भाषा के शब्द धनु से आया है, जिसका अर्थ होता है धनुष, ठीक है। और जो कुल शब्द है ये भत्री भाषा के शब्द कुला से आया है, ठीक है, कुला शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है सूपा, ठीक। तो इस प्रकार धनकुल जो वाद्य यंत्र है उसमें से धनकुल शब्द है वो इस प्रकार बना है, ठीक है, जो अभी हमने समझा है। अब इसके आगे चलते हैं, तो ये धनकुल होती क्या है। यह बेसिकली एक पूजा वाद्य यंत्र है, ठीक है, पूजा वाद्य यंत्र है, और यह जनजातियों की एक मौलिक, ठीक है, पूजा वाद्य यंत्र तो है ही, मौलिक एवं अनूठा, ठीक है, यह मूल वाद्य यंत्र है, मौलिक वाद्य यंत्र है। पूजा वाद्य यंत्र के साथ साथ यह मौलिक वाद्य यंत्र है, अनूठा वाद्य यंत्र है, जो कि जगार, ठीक है, जगार कथाओं के समय बजाया जाता है या फिर प्रयोग में लाया जाता है। अब ये बनता किस किस चीज़ से है, देखो, इसको क्या क्या से बनाया जाता है। यह घड़ा, ठीक है, आपको पता ही है, जो मिट्टी का होता है, घड़ा, सूपा, ठीक है, धनुष, और फिर आपका बांस की छिरनी। बांस की छिरनी मतलब जो बांस की छिरनी काड़ी होती है जिसे बजाया जाता है, और फिर धनुष होती है, सूपा होती है और घड़ा होती है, इससे यह बनता है, ठीक है। तो यह जनजातियों के मौलिक अनूठा जो वाद्य यंत्र है, जो कि जगार कथाओं के समय बजाया जाता है, पूजा वाद्य यंत्र भी है, और यह घड़ा, सूपा, धनुष और बांस से बनी होती है। और ये धनकुल शब्द कैसे आई है इसको भी मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार आपका धनकुल खत्म होता है, और तत् वाद्य यंत्र पे हमने अच्छे से बात कर ली है। अब इसके आगे आपको पता ही है वितत वाद्य यंत्र है, वितत वाद्य यंत्र पे बात करते हैं। आपका तत् वाद्य यंत्र खत्म हो गया है, यहीं तक आपको पढ़ना है। वितत पे देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। वितत वाद्य यंत्र की बात करूं तो वह लकड़ी एवं चमड़े की बनी होती है, पहली चीज तो वही है, ठीक, लकड़ी एवं चमड़े की बनी होती है, ये वितत है, ठीक। अब वितत वाद्य यंत्र पे बात कर रहे हैं, जो कि लकड़ी एवं, ठीक है, लकड़ी एवं चमड़े की बनी होती है, ठीक, चमड़े की बनी होती है। ये दो रूपों में पाया जाता है, ठीक है, ये दो रूपों में पाया जाता है। एक रहता है आपको वन साइडेड, इसको बोल सकते हो आप एक मुखी, ठीक है, एक मुखी, और एक होता है इसके द्विमुखी, यानी कि डबल साइडेड है एक्चुअल में, द्विमुखी, ठीक है। एक मुखी जो कि एक साइड रहता है, जो कि चमड़ा होता है वो एक साइड मड़ा होता है, ठीक है, और जो आपका द्विमुखी है वो दोनों साइड रहता है। एग्जाम्पल मांदर हो गया, और इसके एग्जाम्पल मान के चल तुड़बुड़ी हो गया, या फिर नगाड़ा जो होता है जो कि वन साइडेड रहता है। तो अब इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वितत पे बात कर रहे हैं, इसको नहीं भूलेंगे। अब मैं एक मुखी और फिर आपका द्विमुखी, ठीक है, वाद्य यंत्र यानी कि वितत वाद्य यंत्र कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है उस पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको नहीं भूलेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। वितत पे ही बात हो रही है, जहाँ पे एक मुखी पे बात करना है और फिर हमें दो मुखी वाद्य यंत्रों पे बात करनी है। तो देखेंगे इधर एक मुखी, ठीक है, एक मुखी वितत वाद्य यंत्र हो गया, यहाँ पे देखेंगे इसको एग्जाम्पल, और इसके आगे देखेंगे द्विमुखी, ठीक है, द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र, इस पे देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हमको देखना है, और क्या से बना होता है आपको पता ही है, चमड़े एवं लकड़ी से बनी होती है। तो एक मुखी में देखेंगे, सबसे पहले रहेगा आपका नगाड़ा, नगाड़ा रहेगा, तुड़बुड़ी रहेगा, ठीक है, नगाड़ा रहेगा, तुड़बुड़ी रहेगा, ताशा, मुंडा बाजा, ठीक है, ताशा, मुंडा बाजा, और फिर आपका गोगा, ठीक। तो एक मुखी वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे याद रखना है, जो कि नगाड़ा है, तुड़बुड़ी है, ताशा है, मुंडा बाजा है, गोगा है। इसको आपको याद करनी है और एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन बनेगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। नगाड़ा देखेंगे, सबसे पहले नगाड़ा जो है ये होली के अवसर पर बजाया जाता है, आपको पता ही है, होली के अवसर पर बजाया जाता है। तुड़बुड़ी, इसको देखेंगे, तुड़बुड़ी जो है लकड़ी की बनी होती है, सबसे पहली बात तो लकड़ी की बनी होती है, ठीक है,
और इसमें वन साइडेड जो चमड़ा मढ़ा होता है, एक साइड होता है, और ये आपका हो जाएगा प्याले, ठीक है, प्याले नुमा या फिर कटोरे नुमा होती है, कटोरे नुमा आकार के होती है, कटोरे लिख लो आप, ठीक है, कटोरे नुमा आकार की होती है, जिसे गले में लटकाकर बजाया जाता है और समटाइम्स ये कमर में भी लटकाया जाता है। आपको पता ही है तुड़बुड़ी, तो नगाड़ा होली के अवसर पर बजाया जाता है। तुड़बुड़ी जो कि लकड़ी की बनी होती है, कटोरे नुमा, इसके कटोरे नुमा लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, कटोरे नुमा इसके आकार होती है, जो कि गले में लटका के या फिर समटाइम्स जो है कमर में लटका के इसे बजाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ताशा, और आप मुंडा बाजा। ताशा सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे, और गोगा को भी, ठीक है। मुंडा बाजा देखेंगे, ये मुंडा जनजाति के द्वारा, ठीक है, मुंडा जनजाति के द्वारा दशहरे के अवसर पर बजाया जाता है। तो ये तो रहा आपका एक मुखी वितत वाद्यंत्र के एग्जाम्पल्स और उसके कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन। अब जाते हैं द्विमुखी वितत वाद्यंत्र, नाम ही खतरनाक है, द्विमुखी वितत वाद्यंत्र, और आपको ऐसे ही याद करना होगा। इसमें देखेंगे मैंने बताया ये दोनों साइड रहेगा, और जो आपका एक मुखी वाला है जो वितत है वो एक साइड रहता है, एक साइड में जिसको चमड़ा होता है वो मड़ा होता है, यानी कि एक साइड ही चढ़ा होता है, उन्हीं पे बजाना होता है। अब द्विमुखी में दोनों साइड रहता है। एग्जाम्पल पे आपको समझ में आ जाएगा, मांदर, इसको देखेंगे, ये जो है आपका मांदरी नृत्य के समय बजाया जाता है। मांदर इसका जो आपका एग्जाम्पल रहेगा, जो कि मांदरी नृत्य के समय बजाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, ठीक है, महारा ढोल, महारा ढोल, परगी ढोल, ठीक है, महारा ढोल, परगी ढोल, खूंटी मांदरी रहेगा, हुल्की मांदरी रहेगा, ठीक है, हुल्की मांदरी रहेगा, और एक रहेगा आपका रायगढ़ी, ठीक है। ये रायगढ़ी को विशेष तौर पे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सप्लेनेशन पे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखेंगे मांदर, जो कि मांदरी नृत्य के समय बजाया जाता है। महारा ढोल को एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे, परगी ढोल हो गया, खुटी मांदरी, हुल्की मांदरी, इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रायगढ़ी, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि रायगढ़ी को अच्छे से पढ़ना है। अब रायगढ़ी के एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो रायगढ़ी द्विमुखी वितत, ठीक है, वाद्यंत्र है, यहाँ दंतेश्वरी मंदिर में, ठीक, दंतेश्वरी मंदिर में प्रातः एवं संध्या काल में पूजा के समय बजाया जाता है। कब कहा मैंने? प्रातः एवं संध्या काल में, ठीक, प्रातः एवं संध्या काल में दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के समय बजाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यह चीज रहेगा, ये पीतल से बनी होती है, ठीक है, पीतल की बनी होती है सबसे पहली चीज, और इसे बेंत से, ठीक है, बेंत से आघात करके, ठीक है, बेंत से आघात करके बजाया जाता है। तो और इसका आकार जो है आपका डमरू के समान होता है, ठीक है, डमरू के समान इसका आकार होता है, और इसमें बकरे का चमड़ा, ठीक है, बकरे का चमड़ा, ठीक है, मड़ा होता है। घन वाद्यंत्र, घन वाद्यंत्र पे चलते हैं, जो कि तीसरे नंबर का है आपका, जो कि, ठीक है, धातु एवं काष्ठ की, काष्ठ एवं धातु, ठीक है, काष्ठ एवं धातु की बनी होती है। अब इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे जाएंगे। सबसे पहली लाइन तो यही रहेगा आपका, काष्ठ एवं धातु की बनी होती है, और पहले चीज रहेगा इसके एग्जाम्पल है। अब देखेंगे पिटोरका, ठीक है, पिटोरका सबसे पहले देखेंगे सेमल की, ठीक है, पहला चीज है पिटोरका, दूसरा रहेगा आपका दुड़का, तीसरा है आपका तिरटुड्डी, ऐसे हम चलते जाएंगे। सबसे पहले पिटोरका देखेंगे, जो कि सेमल की लकड़ी से बनी होती है, ठीक है, सेमल की लकड़ी से बनी होती है, और इसका आकार प्याले नुमा होती है, ठीक, ठीक, ये पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे इसे याद रखनी है, मेंस देंगे तो बहुत हेल्प होगा। ये आपको पिटोरका हो गया। उसके बाद रहेगा आपका दुड़का, ठीक है, दुड़का, ये साजा की लकड़ी से बनी होती है, जो कि इसका आकार अर्धचंद्राकार होती है, अर्धचंद्राकार इसके आकार होती है, और ये पशुओं के गले में लटका दी जाती है, ये पशुओं के गले में लटका दी जाती है, जिसमें पीतल की बनी घुंघरू लगी होती है, ठीक है। तो ये तो रहा आपके दुड़का के बारे में, जहाँ पे हम घन वाद्यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें काष्ठ एवं धातु की बनी होती है। पहला एग्जाम्पल रहेगा इसका पिटोरका, दूसरा रहेगा दुड़का, और तीसरा रहेगा तीर टुड्डी, ठीक है, तीर आप लिखेंगे टुड्डी, ठीक। ये जो आपका माड़िया नृत्य के समय
माड़ी नृत्य संगिनी होती है, ठीक। माड़िया नृत्य के समय, माड़िया नृत्य होता है आपको पता ही है, जहाँ पे माड़िन, ठीक है, नृत्य संगिनी, ठीक है, नृत्य संगिनी होती है, उसके दाएं हाथ में जो छड़ी होती है, बजने वाली जो छड़ी होती है, जो कि नीचे उसको आघात करके बजाया जाता है, जो कि माड़िन नृत्य संगिनी के दाएं हाथ में जो बजने वाली छड़ी होती है, ठीक है, इसको पूरा लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा लिखेंगे, छड़ी होती है, उसे ही तीर टुड्डी कहा जाता है। इसके और एग्जाम्पल चलते हैं। तो 3 एग्जाम्पल की बात हो गई जो कि एक्सप्लेन करने वाली बात थी, इसलिए मैंने यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे देखेंगे इसके अलावा, ये तो 3 हो गया है, कौन कौन सा हो, आपका पिटोरका हो गया है, आपका दुड़का हो गया है, और आपका तीर टुड्डी हो गया है। 3 पे हमने बात कर रखी है। चौथा रहेगा आपका घंटा, ठीक है, घंटा रहेगा, घंटी रहेगा, ठीक है, घंटा, घंटी। उसके बाद देखेंगे आप धुलघुला, ठीक है, धुलघुला, मंजीरा। ये पूरा आपका जो आपका रहेगा घन वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल है, जो कि घंटा, घंटी, धुलघुला, ठीक है, धुलघुला हो गया, मंजीरा, चिटकुल, चिटकुल, ठीक है, चिटकुल हो जाएगा। अब इसके आगे और रहेगा जो कि आपका झाब है, ठीक है, झाब रहेगा, और आपका मुयांग। बस आपको घंटा, घंटी, धुलघुला है और मंजीरा, इसको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है। ये देखेंगे चिटकुल, ठीक है, तो चिटकुल मंजीरा ही है, क्या है, मंजीरा ही है, लेकिन ये खास प्रकार की है, जनजातीय क्षेत्र में पाई जाने वाली खास प्रकार की जो मंजीरा होती है उसे ही चिटकुल कहा जाता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद झाप देखेंगे, झाप पैर पट्टी है, ठीक है, पैर पट्टी जो जिसमें घुंघरू होती है, तो घुंघरू के गुच्छों से जो पैर पट्टी होती है, ठीक है, मैंने कहा है आपका घुंघरू आप लिख लेंगे, गुच्छों से जो पैर पट्टी होती है उसे ही झाप कहा जाता है। मुयांग, ठीक है, ये आपका घंटी है, ठीक है, घंटी है, जो कि गोंडी भाषा में मुयांग कहलाती है, तो गोंडी भाषा में घंटी को मुयांग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ देखेंगे, अबुझ माड़िया जनजाति में, ठीक है, अबुझ माड़िया जो नर्तक है, जो कि ककसार है, आपका करसाड़ है, ठीक, ये लास्ट लाइन आप लिखेंगे, ये सबके नीचे लिखेंगे। अबुझ माड़ जो करसाड़ नर्तक है, करसाड़ नृत्य करती है, आपको पता है, ककसाड़ नहीं है, करसाड़ है, करसाड़ नर्तक है। वो नृत्य के समय जो अपने कमर में जो घुंघरू बांधती है या फिर बांधता है, उसके साथ ही साथ वो मुयांग के गुच्छे भी साथ में लटकाता है, ठीक है, साथ में वो बांध के रखता है, इसको याद रखेंगे। यानी कि अबुझ माड़िया करसाड़ जो नर्तक है, नृत्य के समय घुंघरुओं के गुच्छों के साथ मुयांग, ठीक है, ये मुयांग को भी अपने कमर में बांधे रखता है। तो ये तो रहा आपका आपकी घन वाद्य यंत्र के बारे में। इसके आगे हम चलते हैं जो कि सुसीर है, जो कि फूंक कर बजाने वाली वाद्य यंत्र रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मोहरी है, सहनाई है, जिसे उसी छत्तीसगढ़ी में मोहरी कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं सुसीर वाद्य यंत्र पर। सुसीर वाद्य यंत्र, इस पर हम बात करेंगे। देखेंगे सुसीर वाद्य यंत्र जो है यह मुंह से, ठीक है, मुंह से फूंक कर बजाने वाली वाद्य यंत्र है, ठीक है, यहां से आपको याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मोहरी, मोहरी रहेगा, नेफ्री रहेगा, मोहरी, नेफ्री, इसे ऐसा भी लिखा जाता है, इसको देखते रहेंगे। मोहरी रहेगा, नेफ्री रहेगा, करनाल, ठीक है, करनाल रहेगा, वीर कहाली, ठीक है, वीर कहाली रहेगा, तोड़ी अकुम रहेगा, तोड़ी अकुम। तो मोहरी, नेफ्री, जो कि ऐसा भी लिखा जाता है, करनाल, वीर कहाली, तोड़ी अकुम, ठीक है, तोड़ी अकुम। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है सुलुड, ठीक है, सुलुड, और आपका बाउसी, अलगोचा, इतने पे आपको बात करनी है, जो कि सुसीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत रहेगा। मुंह से फूंक कर बजाने वाली वाद्य यंत्र है, जिसमें मोहरी, नेफ्री, करनाल, वीर कहाली, तोड़ी अकुम, सुलुड, ठीक है, सुलुड, बाउसी है ना, बाउसी, अलगोचा, इस पे हमने बात करनी है। सबसे पहले तो यह नाम ही आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लिख कर याद करना है, तो याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल पे ही आपको पूछे जाएंगे। मोहरी देखेंगे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सहनाई को ही मोहरी कहा जाता है, ठीक है, ये बेसिकली सहनाई है, सहनाई को ही मोहरी कहा जाता है, ये तो आपको जानते हैं, जो कि विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। तो आपका मोहरी खत्म होता है। नेफ्री, करनाल और वीर कहाली देखेंगे, ये तीनों पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो आपका नेफ्री है, करनाल है, वीर कहाली है, ठीक,
ये तीनों पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो कि दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के दौरान बजाया जाता है। तो ये लिखेंगे आप, दंतेश्वरी मंदिर में बजाया जाता है। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के दौरान बजाया जाता है, जो कि पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो आपका मोहरी, नेफरी, करनाल, बीरकाली खत्म होता है। तोड़ी अकुम देखेंगे, ये जनजातीय क्षेत्र में, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है, जो कि फसल रखवाली के लिए बजाया जाता है। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्र में फसल रखवाली हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि कौन सा है, तोड़ी अकुम। ठीक है, तो इस प्रकार मोहरी, नेफरी, करनाल, बीरकाली, तोड़ी अकुम पे हमने बात कर ली है। सुलुड देखेंगे, सुलुड एक प्रकार के 4 छिद्रों वाली, ठीक है, 4 जनजातीय क्षेत्र में 4 छिद्रों वाली बांसुरी ही है। ठीक है, जो कि गोंड एवं माड़िया गोंड जनजाति में प्रचलित है। तो ये हो गया आपका 4 छिद्रों वाली बांसुरी है जनजातीय क्षेत्र में, जो कि गोंड जनजाति, माड़िया गोंड जनजाति में ये प्रचलित है। ठीक, अब चलते हैं बावसी। बावसी कुछ नहीं है, एक प्रकार की बांसुरी है। ठीक है, बांसुरी है जो कि बस्तर की हल्बी और भत्री क्षेत्र में, ठीक है, इसे बावसी कहा जाता है। ठीक है, बांसुरी को ही बावसी कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है, जो कि अलगोचा हो जाएगा। इस प्रकार आपका खत्म होता है लोक वाद्य यंत्र। अब हम जनजातियों की जो कि लोकगीत है उस पर हम बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है और डायरेक्ट पूछा जाता है, जो कि आपका रहेगा घोटुल पाटा हो गया, और आपका धनकुल हो गया, रिलो हो गया। इस प्रकार हमें देखना होगा लेंझा और लिंगो पाटा। ठीक है, तो घोटुल पाटा, धनकुल आपका रिलो गीत हो गया, लेंझा आपका लिंगो पाटा। तो सबसे पहले घोटुल पाटा देखेंगे, यह मुड़िया जनजाति के द्वारा, ठीक है, मुड़िया जनजाति के द्वारा मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। इधर एक्सप्लेन करेंगे, एक खंड चाहे तो बना सकते किस जनजाति के द्वारा और किस अवसर पे, विशेष क्या हो सकती है। तो धनकुल देखेंगे, यह बस्तर के हलबा, ठीक है, हलबा एवं भतरा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। अब ये विशुद्ध रूप से हल्बी, ठीक है, हल्बी में से गाया जाता है। सबसे पहली चीज तो हलबा एवं भतरा जनजाति के द्वारा गाया जाता है, हल्बी में से गाया जाता है। और इसके अवसर रहेंगे जो कि भादो माह के, ठीक है, ये इसके अवसर तीजा पर्व है, इसको आप याद रखेंगे, इसके अवसर तीजा पर्व है। अब तीजा पर्व कब मनाया जाता है, जो कि भादो शुक्ल, ठीक है, भादो माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया, ठीक है, तृतीया को तीजा पर्व मनाया जाता है। यानी कि धनकुल या फिर जगार जो गीत है, इसे भादो शुक्ल तृतीया को गाया जाता है। और इस दिन कौन सा पड़ जाता है, आपका तीजा पर्व। तो तीजा पर्व के अवसर पर इसे गाया जाता है। हल्बी में इसका गायन होता है, जो कि हलबा जनजाति और भतरा जनजाति के द्वारा यहाँ गाया जाता है, जो कि बस्तर से संबंधित। अब एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, और इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में घड़ा, ठीक है, घड़ा सुपा हो गया, आपका घड़ा हो गया, सुपा हो गया, बांस की छिरनी काड़ी में जो आपको बताएं बांस की कपच्ची उसको बोलते हैं, बांस की छिरनी काड़ी हो गया, और धनुष, ठीक है, धनुष का प्रयोग ये करते हैं। तो इस प्रकार आपका घोटुल पाटा, जो कि मुड़िया जनजाति के द्वारा मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, उसी प्रकार आपका धनकुल, जगार, हलबा और भतरा जनजाति के द्वारा हल्बी में गाया जाता है, तीजा के अवसर पर गाया जाता है। और तीजा जो है कब मनाया जाता है, तो भादो शुक्ल तृतीया को। और आपको मैं बता दूं, हमने पर्व पे भी अलग से एक वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आप इसी प्रकार महीने जो कि हिंदी पंचांग पे आधारित रहेगा, उसके पक्ष और फिर उसके जो तिथि है, इसके आधार पे हमने एक वीडियो बना रखी है। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी। रिलो गीत देखेंगे, तो यह गोंड जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति और आपका मुड़िया, गोंड जनजाति और मुड़िया जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर, ठीक है, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। तो रिलो गीत जो है गोंड और मुड़िया जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक, लेंझा गीत के बारे में बात करेंगे, तो लेंझा गीत देखेंगे, तो यह जो है लेंझा गीत बस्तर के हलबा जनजाति के द्वारा जो है आपका विशुद्ध रूप से हल्बी, ठीक है, विशुद्ध रूप से हल्बी में गाया जाता है। और इसके लिए कोई अवसर नहीं होता, कोई ओकेशन नहीं होता, इसको किसी भी समय किसी भी अवसर पे यह गाया जाता है, जो कि आपका लेंझा गीत है। ठीक है, और ये हलबा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है, स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और या तो यह पृथक पृथक गाया जा सकता है, या फिर दोनों एक साथ मिलके यह गा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लिंगो पाटा। लिंगो पाटा में एक चीज याद रखेंगे, यह प्रधान जनजाति के द्वारा गाया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका प्रधान, बस।
तो इस प्रकार आपका लोकगीत भी खत्म होता है। तो हमने आज 2 टॉपिक पे बात की है, जो कि लोक वाद्यंत्र हो गया और फिर आपका लोक गीत हो गया। इसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स बची हुई है। मैं इसको कोशिश करूंगा कम से कम 2 वीडियो और लेके आऊं, जहां पे आपको बस्तर दशहरा पढ़ना है, बस्तर दशहरा के बारे में पढ़ना है, आपको इसके अतिरिक्त महोत्सव के बारे में पढ़ना है, मेले के बारे में पढ़ना है। उसको 1-2 क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। मैं चाह रहा था इसके आगे 1 क्लास और हो, उसमें ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता है टॉपिक देख के कि मेरे को 2 क्लास एटलीस्ट लेनी पड़ेंगे, और जो कि लंबी वीडियो रहेगी, ताकि जल्दी से हम कवर कर पाएँ और इसके आगे हम सीजी हिस्ट्री जो स्टार्ट करने वाले हैं उस पर जल्दी से हम आगे बढ़ पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चूक नहीं पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, तैयारी को एक कदम और आगे लेके जाइए। थैंक यू सो मच।